Yes. Yeah. Yes, sir. हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी एक नेचर प्रोसेस है, करेक्ट। हाई हिल से वाटर का डाउनफॉल होना भी एक नेचुरल बात है। और आप कुछ भी ऐसे सोच के देख लो, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल हैं और स्पॉन्टेनियस हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये भी नहीं होता कि सिर्फ वो हो ही जाए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ये है कि किसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी है होने की, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके। सो एक ड्राइविंग फोर्स हमने देखा था कल, ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या ड्राइविंग फोर्स देखा था? नंबर वन, कि रिएक्शन या कोई प्रोसेस उस साइड में होता है जिधर उसकी एनर्जी क्या हो रही होती है, मिनिमम। सो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी। और इसके लिए हमने एक इंथैल्पी क्राइटेरिया लिया, जिसमें आपको ये बताया कि अगर किसी प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज निगेटिव है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो क्या होती है रिएक्शन, एंडोथर्मिक। और रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे पहला क्राइटेरिया ये था स्पॉन्टेनिटी का। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जाम्पल मैंने लिए थे, वो एग्जाम्पल क्या थे याद करो आप लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन Combustion. और कंबशन रिएक्शन। वेरी गुड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखो, जब एसिड बेस आप ऐड करते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है और उसमें हीट रिलीज होती है जो कि सराउंडिंग की तरफ जाती है, तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग जा रही है। और एक आपने अभी तक आप पढ़ते आए हो कि जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ऐसा आपने केमिकल बॉन्डिंग में कई बार सुना है। कंबशन में क्या होता है, जब फ्यूल बर्न होता है तो जो हीट रिलीज होती है एंड दैट इज गोइंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स सिस्टम का प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, दैट मीन्स कंबशन विल बी स्पॉन्टेनियस। सो हमने ये क्राइटेरिया कैसे चुराया था, हमने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन अपने आप होता है, कंबशन अपने आप होता है, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इसकी एंथैल्पी चेंज निगेटिव है, तो फिर वो सारे प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी चेंज निगेटिव हो वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऐसा पहला क्राइटेरिया आया, लेकिन ये फेल भी हो गया, आपने तुरंत देखा भी था। ठीक है। तो मैंने कहा कि ड्राइविंग फोर्स फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पहला क्या है कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी, और जिसमें ये क्राइटेरिया था। दूसरा था कि दूसरा क्राइटेरिया क्या है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दूसरा क्राइटेरिया है द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस। अभी इस पॉइंट को बच्चों हमें डिस्कस करना है, बट ध्यान रखना कि अगर कभी पूछा जाए कि ड्राइविंग फोर्स क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो दो ड्राइविंग फोर्स हैं, द प्रोसेस रिएक्शन, प्रोसेस को हम रिएक्शन कह लेते हैं केमिस्ट्री में। अ केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी, नंबर वन, एंड नंबर टू इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, जिसको हम इंट्रॉपी से मेजर करते हैं। याद है बच्चों, इंट्रॉपी क्या Yes, थी, sir. इंट्रॉपी क्या थी, इट मेजर रैंडमनेस Amount और of. डिसऑर्डर इन द सिस्टम।
इंट्रॉपिक मतलब आप कितना कैजुअल हो सकते हो, ये होता है इंट्रॉपी। देखो, अब आप अपने आप से ले लो कि अच्छा, इंट्रॉपी को मैंने कहा था, इंट्रॉपी एक व्यवहारिक वर्ड है, मतलब एक जनरल वर्ड है जिसका एक्सपेरिमेंट से लेना देना नहीं। इसको जितना आप समझो, जितना इसको सोचो, उतना अच्छा है। आप सोचो, आप अपनी लाइफ से देखो कि आप धीरे धीरे ये लाइफ नहीं जीना चाहते हो कि आपको कोई कुछ कहे ना, कोई को टोके ना। अभी आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता होगा, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, और आप आगे चाहते हो कि हम सबको ऑर्डर दें। हम अपनी लाइफ तो फ्रीली जिएं और दूसरे को ऑर्डर दें। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने अंदर सभी लोग एक रैंडमनेस चाहते हैं, कैजुअलनेस चाहते हैं कि हम इस तरह काम करें। डिसिप्लिन हमको कोई ना बताए, हम डिसिप्लिन सिखाएं। तो ये सब चीज़ें रैंडमनेस में आती है कि हर कोई एक फ्रीडम चाहता है। तो लोग फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। किस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं बच्चों? हर कोई क्या चाहता है? फ्रीडम। तो पूरे वर्ड की पूरे वर्ड में रैंडमनेस इंक्रीज होता है और हो रहा है। आप किसी भी तरीके से सोच के देख लो, एक्सपेंसिव बढ़ रहा है। रैंडमनेस का मतलब ये समझो। अच्छा बताओ, जैसे कल मैंने एक फुटबॉल का एग्जाम्पल लिया था। पहले तो मैं इंट्रॉपी पे आता हूँ, फिर मैं एक बार थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। अब कल हम लोग इसमें इनफ डिस्कस कर चुके थे। तो पहला क्राइटेरिया फेल होने का रीजन कल मैंने बताया था। कोई बता सकता है क्या रीजन था फर्स्ट क्राइटेरिया फेल होने का? एंथैल्पी क्राइटेरिया फेल क्यों हुआ था? सर कुछ केसेस में डेल्टा एच नेगेटिव भी आया था, वो भी। डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो वो तो सर इवेपोरेशन में पॉजिटिव आया था, लेकिन वहाँ पे तो हाँ, मतलब आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो याद करो, मैंने कहा था कि एक बीकर में आइस है, और आइस क्या करते हैं? इस सिस्टम हो गया, आइस क्या सराउंडिंग से हीट लेता है। सराउंडिंग से हीट ले रहा है। तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, रिलीज किया है? एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब किया। ओके, हीट एब्जॉर्ब किया है। तो इसका क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब किया है। बट आइस का मेल्ट होना स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा इज पॉजिटिव बट स्पॉन्टेनियस। डेल्टा इज पॉजिटिव बस स्पॉन्टेनियस। दूसरा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, सभी लोग जानते हैं इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। लेकिन उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है हाँ, पर बिकॉज वो डेल्टा हीट इसका एब्जॉर्ब। पॉजिटिव होता है। तो हमारा ये कहना कि नहीं, इंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो ध्यान देना कि इंथैल्पी क्राइटेरिया रॉन्ग क्यों है, ये पॉइंट आपको याद रखना ही पड़ेगा। और ये याद क्या मतलब, ये तो सोचने की बात है। मेल्टिंग ऑफ आइस तो बेटा एवरीडे लाइफ में हम कर रहे हैं। अभी अभी भी आप देख सकते हो, कभी कभी आइस की जरूरत पड़ती होगी तो आइस मेल्टिंग ऑफ आइस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बट इट इज ए स्पॉन्टेनियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एच नेगेटिव कौन कौन से प्रोसेस को सेटिस्फाई करता है, तो यू विल से कंबशन एंड यू विल से न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, मतलब हाँ, ये पॉइंट अगर याद रखोगे तो चीज़ों को समझना आसान रहेगा। इसलिए इंथैल्पी क्राइटेरिया फेल्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आता है, बट स्टिल वो प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। That's why we want a new criteria, new state function, and that new state function is called entropy. एंट्रोपी। हाँ, तो इसलिए हमने इंट्रॉपी को डिफाइन किया। ठीक है, और इंट्रॉपी हम डिनोट करते हैं एस से। तो मान लो कोई स्मॉल प्रोसेस के लिए डी एस है, स्मॉल चेंज इंट्रॉपी, दैट इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डी की रिवर्सिबल अपॉन टी का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है या रिलीज कर सकता है। अगर सिस्टम सराउंडिंग के साथ है तो हीट में एब्जॉर्ब और रिलीज, यस या नो? अगर यस सर। अगर सराउंडिंग, हाँ, सराउंडिंग में हीट ज़्यादा है, सिस्टम के पास कम है, तो सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यस सर। और हाँ, और सिस्टम के पास हीट ज़्यादा है, सराउंडिंग में कम है, तो हीट क्या होगा? रिलीज। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डी क्यू रिवर्सिबल। मान लो स्मॉल हीट चेंज के लिए हम देख रहे हैं डिवाइड बाई टेम्परेचर। अब मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले को ज़्यादा सोचो मत, बस इसको एक पॉइंट से सोच लो कि कल की बात अगर याद हो बच्चों कि मैंने क्या कहा था। मान लो ये दो सिस्टम हैं, सिस्टम ए और ये भी सिस्टम ए है।
ठीक है, ये पहले 20 डिग्री टेम्परेचर में था, ये -20 डिग्री टेम्परेचर पे है, ठीक है। और इन दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्री करना है और इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री है। सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है, -20 डिग्री पे और ये -20 डिग्री पे, और इसको राइज कहाँ करना है, 20 से 30 और -20 से 30। फाइनल टेम्परेचर सेम का रखना है, फाइनल टेम्परेचर सेम रखना है, बट इनिशियल टेम्परेचर इसको 20 है और इसका -20 है। तो अगर -20 से 30 तक इसमें हीट देनी पड़ेगी और इसमें हीट देनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, लोअर टेम्परेचर पे हीट इंटर करने से ज़्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होती है या हायर टेम्परेचर में हीट करने से ज़्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होती है? सर लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर में तो पार्टिकल्स की स्पीड पहले से हाई है, पहले से उनकी एंट्रोपी हाई है, तो इसलिए हायर टेम्परेचर पे हीट इंटर करने से एंट्रोपी में इंक्रीज कम होता है, या हो सकता है नहीं भी हो क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम एंट्रोपी हो। तो एक एक पॉइंट कुछ बच्चे रिपीट करेंगे इस पॉइंट को कि इफ वी इंटर हीट एट लोअर टेम्परेचर देन एंट्रोपी चेंज विल बी हाई। इस पॉइंट को कौन रिपीट करेगा? If we enter heat at lower temperature, the entropy increases. द एंट्रोपी चेंज विल बी High. हाई। तो देखो इस फॉर्मूले को ऐसे सोचो कि जब टेम्परेचर लो है और उसमें आपने हीट इंटर किया तो एंट्रोपी चेंज विल बी हाई। तो लो टेम्परेचर पर एंट्रोपी हाई होती है हीट इंटर करने से, इसलिए देखो यहाँ पे लो और ये मैं हाई लिख रहा हूँ। तो इसको बस और ज़्यादा मत सोचना कि मैंने कुछ और कर दिया, लेकिन एक चीज़ तो आपको पता है कि ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq। करेक्ट या इनकरेक्ट? हीट इंटर करने से एंट्रोपी बढ़ती नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना? करेक्ट सर। हाँ, यस सर। क्योंकि एंट्रोपी मेजर रैंडमनेस इन द सिस्टम। याद है बच्चों, कल बताया था सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है? गैस। गैस। गैस की। हीट इंटर करने से एंट्रोपी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ती है, राइट? उसको काइनेटिक मिल जाती है इस वजह से। तो हीट, इसलिए एंट्रोपी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हीट चेंज। अब देखो, अगर मान लो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, या ऐसे मैं कहूँ, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो DQ पॉजिटिव लेते हो नेगेटिव लेते हो? क्या साइन कन्वेंशन है? अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो DQ पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो? Positive. पॉजिटिव। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब अगर होगी तो DQ पॉजिटिव होगा, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। और अगर हीट रिलीज होती है तो हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, हाँ, हीट रिलीज्ड का मतलब DQ साइन कन्वेंशन क्या होगा? नेगेटिव। हीट रिलीज मतलब सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या आएगा फिर? नेगेटिव। ठीक है, हाँ, हीट जाएगी तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब जरा इसको सर ये R क्या लिखा था? कहाँ पे बेटा? R तो मैंने कहीं नहीं लिखा। ds is equal to dq into change in volume. अभी मैंने ये लिखा था dq इक्वल टू ds अपॉन dt लिखा है हमने, R तो कहीं नहीं लिखा बेटा। शायद रिवर्सिबल होगा। अच्छा, वो सॉरी, सर लिखा था। हाँ मैं समझ गया, ds इक्वल टू dq अपॉन t, जहाँ पे रिवर्सिबल लिखा था। मैंने आपको बताया था ना कि रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पे है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट चेंज हो रहा है, तो सिस्टम से सराउंडिंग हीट जा सकती है, हीट सराउंडिंग से हीट सिस्टम आती है। दैट्स वाई आई रोट रिवर्सिबल। तो पहले मैथमेटिकली इसको रिवर्सिबल के लिए ही डिफाइन किया गया है, बट रिवर्सिबल भी बाद में हम, सर एक प्रोसेस स्लो होगा, मतलब pro- रिवर्सिबल है तो। जब मैं ds लिखता हूँ तो प्रोसेस स्लो होता है, यस, लेकिन उसमें ओवरऑल कितना चेंज होगा इसको इंटीग्रेट करके हम निकाल लेते हैं कि मतलब कि हम पहले स्मॉल चेंज के लिए लिख रहे हैं, फिर लार्ज चेंज के लिए क्या होगा वो निकाल सकते हैं। नहीं सर, रिवर्सिबल लिखा हुआ है ना इसलिए। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अभी हमने आइडियली इसको डिफाइन किया, जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, क्या रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में होते हैं क्या? नो सर। हाँ, तो पहले हम आइडियली डिफाइन कर रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में स्मॉल चेंज है हीट का, तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज ds है। अगर
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर हीट रिलीज हो रही है तो ये नेगेटिव, तो एंट्रोपी नेगेटिव। फिर इसके बाद हम चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। इसको अगर लार्ज चेंज लिखना चाहते हो तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे डेल्टा एस आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इतना भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब कि जो है हीट का रिवर्सिबल का साइन मतलब यहाँ पे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट चेंज देख रहे हैं, दोनों एक साथ देख रहे हैं। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज हो रही है दैट इज रिवर्सिबल। सर डेल्टा क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे डेल्टा क्यों नहीं आएगा, हीट चेंज हो रही है ना, हीट चेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एक चीज बताओ मुझे, अगर सिस्टम ने 20 जूल हीट दी तो सराउंडिंग को 20 जूल का ही फायदा हुआ, और सराउंडिंग ने 20 जूल हीट दी तो सिस्टम को 20 जूल का फायदा हुआ। तो क्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना कि -20 जा रहा है, माइनस क्यू केवल क्या साइन होगा, इसका साइन प्लस माइनस में होगा केवल, इसका साइन प्लस माइनस में होगा कि अगर Q की वैल्यू -20 है तो मतलब क्या हुआ कि हीट सिस्टम ने सराउंडिंग को 20 जूल दे दी या 20 कैलोरी दे दी, और Q की वैल्यू +20 है तो मतलब क्या हुआ कि हाँ। तो कोई बात नहीं, आप उसको लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इस साइन कभी कभी दो रिवर्स चेंज के लिए लगा देते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है। चलो, तो इंट्रॉपी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। और अच्छा, रैंडमनेस की बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि वर्ड में रैंडमनेस बढ़ रहा है और सभी के अंदर रैंडमनेस इंक्रीज होती है, सभी की मतलब ये ड्राइविंग फोर्स है हमारी लाइफ का कि हम इसी तरफ जाना चाहते हैं, टुवर्ड्स रैंडमनेस। अब मुझे बताना जरा, ये क्राइटेरिया कैसे आया, इस क्राइटेरिया हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी लिख चुके हैं। अब हम लोग किसके लिखने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग एंट्रोपी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी। पहले ये मुझे बताओ, दो ड्राइविंग फोर्स मैंने बताए हैं फॉर स्पॉन्टेनिटी। पहला ड्राइविंग फोर्स क्या था, सिस्टम वांट टू अटेन मिनिमम एनर्जी, और दूसरा क्या था, सिस्टम वांट टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस। मैक्सिमम रेंडरनेस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस रूम में, दिस इज रूम, इसमें पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, एंड ये रूम को हमने इस दीवार से जो है वो सेपरेट कर रखा है दूसरे रूम से। अगर मैं इसमें इस पार्टीशन को हटा लूं, बस पार्टीशन को हटा लूं, बताओ क्या ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये इसी जगह फिक्स रहेंगे या दूसरे रूम में जाएंगे? दूसरे रूम में जाएंगे। तो मतलब गैस के अंदर क्या क्या नेचर टेंडेंसी है कि हम दूर तक स्प्रेड हो या एक कॉन्सेंट्रेट रहे एक स्मॉल रीजन में? दूर तक रैंडमनेस की। हाँ हाँ, तो ये इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डिफ्यूजन नहीं होता, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। गैस फ्लो, अच्छा बताओ, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती कि नहीं जाती है? यस सर। क्या नेचुरली जाती है, कोई फोर्स लगाना पड़ता है? सर नेचुरली। लेकिन घर के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर में छेद कर दो, क्या जो रूम में आपके O2 गैस है, N2 गैस है, एयर, क्या वो सिलेंडर के अंदर घुस जाएगी? नो सर। या सिलेंडर से गैस बाहर आएगी? सर बाहर आएगी। इसका मतलब क्या है कि गैस के अंदर नेचुरल टेंडेंसी फ्लो है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर। ये बिल्कुल क्लियर बात है। यस और सर। कल की एक बात मैंने बताई थी, याद करो, कल एक बात बताई थी मैंने कि एक सिस्टम में H2 गैस है 1 atm प्रेशर पे, और दूसरे सिस्टम में सेम अमाउंट की H2 गैस है 2 atm प्रेशर पे, ठीक है। आपने मान लो यू आर गोइंग फ्रॉम H2 टू H2, ओनली क्या इंक्रीज किया आपने, प्रेशर। यू आर ग्रोइंग फ्रॉम H2 टू H2 बट यू हैव इंक्रीज द प्रेशर। तो एंट्रोपी आपने इंक्रीज की है, डिक्रीज की है? सर डिक्रीज। डिक्रीज की है, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल्स एक कॉर्नर पे कंसंट्रेट होंगे,
तो उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिली, तो यू आर डिक्रीजिंग द रैंडमनेस। तो मैं बोलूँगा कि फाइनल और इनिशियल में कौन सी एंट्रोपी ज़्यादा है? Initial. इनिशियल। तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। प्रेशर बढ़ा दिया, गैस के पार्टिकल्स को कम एरिया मिल रहा है, कम स्पेस मिल रहा है ट्रेवल करने का, तो दे आर फीलिंग प्रेशर, दे आर मतलब वो एक कॉर्नर पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, उनको अरेंजमेंट का मौका नहीं मिल रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। तो इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो अगर मैं ओके, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वॉल्यूम को घटा रहा हूँ? Yes, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं रिवर्स आ जाऊं 2 atm से 1 atm, तो एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है yes, sir. कि गैस के पार्टिकल ज़्यादा वॉल्यूम में रहना चाहते हैं, कम वॉल्यूम में रहना चाहते हैं? ज़्यादा वॉल्यूम में। ज़्यादा। हाँ, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, अंदर रैंडमनेस कम है, लेकिन जैसे गैस बाहर उसको उसमें छेद कर दिया जाए, उसमें होल कर दिया जाए, तो सारी गैस बहुत तेज़ी से एकदम पूरे रूम पर या पूरे एरिया में फैल हो जाएगी। गैस के पार्टिकल हाईली रैंडमनेस में होंगे। क्या जो सिलेंडर से पार्टिकल निकल के आएंगे बच्चों, क्या वो एक जगह बैठेंगे कि लाइन से लग जाए और एक लाइन में खड़े होंगे पार्टिकल्स? नहीं ना, वो फ्रीली कहीं भी चले जाएंगे ना, दैट इज रैंडमनेस। हाँ, तो जब भी ध्यान रखना, एक्सपेंशन जब भी होता है गैस का, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अब मुझे बताओ, गैस का ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सपैंड होना अपने आप है, नेचुरल है या अननेचुरल है? Natural. है। तो इसका मतलब क्या है, गैस के पार्टिकल ज़्यादा रैंडमनेस अचीव करना चाहते हैं, कम रैंडमनेस अचीव करना चाहते हैं? ज़्यादा. ज़्यादा। मतलब ये उनका क्या है, ड्राइविंग फोर्स। तो ज़्यादा रैंडमनेस होना ड्राइविंग फोर्स हो गया ना फिर। ये तो मैंने बताया आपको कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, पार्टिकल्स या सिस्टम वांट टू अचीव मैक्सिमम रैंडमनेस, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। और दूसरा एक एनर्जी का क्राइटेरिया बताया, सिस्टम वांट टू अटेन मिनिमम एनर्जी। तो अब मुझे बताओ, एंट्रोपी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एंट्रोपी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस, या नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा? क्राइटेरिया आप खुद ही बताओ, टेल मी। सर कुछ नहीं होगा. या सर नेगेटिव. अच्छा बताओ, नेगेटिव कैसे? पॉजिटिव होती तो. एक सेकेंड मैं बताता हूँ, मैं लेट मी आस्क ना। अभी इनिशियल क्या है, इनिशियली गैस के पार्टिकल इतने रीजन में हैं, जब आपने इस पार्टीशन को हटाया तो गैस के पार्टिकल पूरे रूम पे फैल गए, तो आपने क्या पार्टीशन हटा दिया, तो नाउ जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम में फैल गए। तो बताओ, ये एंट्रोपी S1 है, ये एंट्रोपी S2 है। पहले एंट्रोपी ज़्यादा थी या अब एंट्रोपी ज़्यादा है? S2 ज़्यादा है, S1 ज़्यादा है? सर S2. S2 माइनस S1 क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. तो अच्छा, जब S1 से S2 हुआ, ये अपने आप हुआ, मतलब ये स्पॉन्टेनियस था ना? यस सर. तो इसका मतलब क्या, डेल्टा एस पॉजिटिव जब होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, तभी तो जाएगा मैक्सिमम रैंडमनेस। हाँ, तो एंट्रोपी क्राइटेरिया देखो क्या आता है, एंट्रोपी क्राइटेरिया आता है कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी मैंने डेल्टा एस लिखा है, लेकिन मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम है या सराउंडिंग है। पहले सिस्टम सोचते थे, लेकिन एक्चुअल में ये डेल्टा एस टोटल होता है। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ध्यान देना, टोटल एंट्रोपी जो होती है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। हाँ, मतलब हमको टोटल देखना पड़ेगा। बाद में इसे बताया गया कि टोटल एंट्रोपी देखनी पड़ेगी किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, सिस्टम की भी और साथ में सराउंडिंग की भी। अब जरा एक दो एग्जाम्पल समझना बहुत अच्छे से। नंबर 1 एग्जाम्पल, सभी बच्चों को पता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस
is a spontaneous process. Melting of ice is a spontaneous process. So मैंने कहा कि इस बीकर में ये आइस रखी हुई है, दिस इज द आइस इन अ बीकर, और इसने क्या किया, आइस इन अ बीकर क्या हुआ, सिस्टम है सराउंडिंग सिस्टम, और इसको हमने, इसने क्या किया, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब किया। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आइस, और हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से। अब बताओ एंट्रोपी के फॉर्मूला, एंट्रोपी का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कि एंट्रोपी जो है वो होती है Q रिवर्सिबल अपॉन T, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जा रही है तो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मैंने उसकी एंट्रोपी क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव, लेकिन जितने सराउंडिंग से हीट जा रही है वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग क्या है, नेगेटिव। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, टेल मी फास्ट। यस सर। मेल्टिंग ऑफ आइस में सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होती है और सराउंडिंग की एंट्रोपी कम होती है। सराउंडिंग वाला बताना। सराउंडिंग देखो, अभी इस मामले में क्या मतलब है, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो Q पॉजिटिव होगा तो डेल्टा S पॉजिटिव आएगा, हीट जब सिस्टम से बाहर जाएगी तो Q नेगेटिव आएगा और एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। आपको पता ना कि हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम टेकन एज अ नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम टेकन एज अ पॉजिटिव, दैट इज साइन कन्वेंशन ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर सिस्टम को तो हीट मिलेगी, लेकिन सराउंडिंग से हीट कम हुई कि ज़्यादा हुई, सराउंडिंग तो पूरी, हाँ सराउंडिंग तो वैसे तो बोला जाए सच में तो सराउंडिंग तो एक पूरा यूनिवर्स हो गया, सराउंडिंग तो पूरा एक यूनिवर्स हो गया, लेकिन हम उतने पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो सराउंडिंग की हीट जो है वो कम हो रही तो उसकी एंट्रोपी नेगेटिव, और सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की तो उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव। लेकिन अब मुझे बताओ, आपको पता है कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम जो है उसकी हीट पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए और सराउंडिंग की नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, वो टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव कैसे आ सकता है, जब सिस्टम की एंट्रोपी सराउंडिंग की एंट्रोपी से क्या हो, ज़्यादा हो। इस सराउंडिंग में डिक्रीज जो हुआ है उस वो कम हुआ है, पर सिस्टम में इंक्रीज ज़्यादा हुआ है। क्यों, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो बहुत ही लोअर टेम्परेचर में था, समझे बात को, सिस्टम जो था ना वो लोअर टेम्परेचर में था, सराउंडिंग के पास तो कांस्टेंट हीट है, हायर हीट है, ओके। तो इसलिए ज़्यादा चेंज किस में आया एंट्रोपी में, सिस्टम में या सराउंडिंग में, सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम में आइस था ना, और आइस तो लोअर टेम्परेचर था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि लोअर टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज़्यादा इंक्रीज होती है, बताओ, बताया कि नहीं बताया मैंने, बताया। हाँ। तो आइस तो 0 डिग्री पे है, क्या सराउंडिंग 0 डिग्री पे था क्या, नो सर। देन तो ज़्यादा एंट्रोपी में इंक्रीज हुआ ना सिस्टम की, क्योंकि वो 0 डिग्री से ऊपर आ रहा है, ओके। इसलिए या फिर ऐसे सोच लो आप कि टोटल एंट्रोपी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो टोटल एंट्रोपी तो पॉजिटिव ही रहनी है, तो इसका मतलब सिस्टम का पॉजिटिव जो है वो सराउंडिंग नेगेटिव से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस का डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा। पहला एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस बताया कि सिस्टम की एंट्रोपी सराउंडिंग से ज़्यादा है, इसलिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आता है, सो स्पॉन्टेनियस। अब दूसरा प्रोसेस देखो जरा, दूसरा, अगर मैं बर्निंग ऑफ फ्यूल की बात करूं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, मान लो ये आपका केरोसिन ऑयल है या ये फ्यूल है कोई, समथिंग सम फ्यूल इज देयर, इसको आपने हीट दिया, हीट दिया क्या,
इसको एक बार इग्नाइट किया आपने, एक बार जैसे इग्नाइट किया फ्यूल बर्न होगा और बर्न करने के बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। बताओ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी, Surrounding में. ये एनर्जी गई सराउंडिंग में। ओके, नाउ टेल मी, ये फ्यूल में आप मान लो CH4 बर्न कर रहे हो, CH4 प्लस O2 चेंज इनटू CO2 प्लस 2H2। मान लो आप मीथेन गैस को बर्न कर रहे हो, सो सिंपल, तो ये 2O2 हो जाएगा एंड बैलेंस रिएक्शन वाटर लिक्विड। ठीक है, अगर मैं सिर्फ CH4 को देखूं, एक बार ध्यान देना यहाँ पे, ये एग्जाम्पल 2 बता रहा था मैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल या कंबशन, कंबशन की बात करने जा रहा था मैं। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निगेटिव होती है ना, तो CH4 प्लस 2O2 चेंज टू CO2 प्लस 2H2O लिक्विड। अगर मैं केवल सिस्टम देखूँ ना बच्चों, सिस्टम देखूँ केवल, तो बताओ इसका डेल्टा एस क्या आना चाहिए? सिस्टम की बात करूँ मैं केवल, डेल्टा एस सिस्टम क्या आना चाहिए इसका? Negative. नेगेटिव, Negative. क्योंकि प्रोडक्ट में गैस के कितने पार्टिकल्स हैं? 1। 1. और रिएक्टर में गैस के कितने पार्टिकल्स हैं? 3। तो जहां पे गैस के पार्टिकल ज्यादा होते हैं वहां पे एंट्रोपी ज्यादा होती है, कम होती है? जहां पे गैस के पार्टिकल ज्यादा होंगे जिस साइड, उस साइड एंट्रोपी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। भाई ज्यादा नंबर ऑफ लोग होंगे, ज्यादा ज्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। कल मैंने एक फुटबॉल ग्राउंड का एग्जांपल दिया था। अगर फुटबॉल जो ग्राउंड में 2 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या इतना अच्छा लगता है आपको 2 लोगों के साथ खेलने में? अगर बहुत सारे लोग होंगे तो ज़्यादा रैंडमनेस होगी, ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स अगर बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट साइड में गैस के पार्टिकल्स 1 है, रिएक्टेंट साइड में गैस के पार्टिकल्स 3 हैं, 3 मोल्स हैं। तो इसकी एंट्रोपी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल ड्यूरिंग रिएक्शन कम होते जा रहे हैं। लिक्विड के पार्टिकल नहीं देखने, गैस के पार्टिकल पहले देखने, तो इसकी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। अब बताओ मुझे कंबशन एक्चुअल में क्या है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। कंबशन एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस है। पेट्रोल को आप इग्नाइट कर दो, इट विल बर्न ऑटोमेटिकली, है ना? तो इसलिए कैसे कैसे उसको एंट्रोपी से एक्सप्लेन करें? एंथैल्पी क्राइटेरिया से तो सेटिस्फाइड है, एंट्रोपी क्राइटेरिया से कैसे एक्सप्लेन करें? तो देखो, जबकि सिस्टम की एंट्रोपी तो नेगेटिव आ रही है, एंट्रोपी नेगेटिव मैंने क्या बताया? नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये तो स्पॉन्टेनियस है। तो देखो कैसे सोचना है इसको। हमें पता है कि एंट्रोपी टोटल देखना है, ना कि सिस्टम देखना है। तो एंट्रोपी टोटल, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। नाउ अगर फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो सिस्टम हो गया, एनर्जी काफ़ी रिलीज हुई और वो एनर्जी कहाँ गई? सराउंडिंग में। तो एनर्जी कहाँ जा रही है? सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रही है। हीट कहाँ जा रही है? फ्रॉम सिस्टम टू Surrounding. सराउंडिंग। तो जिससे हीट जा रही है उसकी एंट्रोपी कम होगी, मतलब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? Negative. नेगेटिव। इसलिए देखो सिस्टम को हमने लिखा नेगेटिव, और हीट कहाँ पे जा रही है? इसलिए Surrounding. सराउंडिंग में। तो डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा इस बार? Positive. पॉजिटिव। सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो सिस्टम हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव, तो एंट्रोपी क्या आएगी? नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब किया तो सराउंडिंग की क्यू पॉजिटिव होगी, तो उसकी एंट्रोपी भी क्या आएगी? पॉजिटिव। अब बताओ, जो सराउंडिंग में हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या है? लिमिटेड एरिया में रहेगी, काफ़ी दूर तक। No, sir. तो इसलिए एंट्रोपी का इंक्रीज सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। समझे? तो ओवरऑल Yes, sir. डेल्टा Yes, एस sir. यहाँ पे जो आता है, ओवरऑल जो डेल्टा एस टी आएगा दैट इज Positive. पॉजिटिव। दैट्स व्हाई कंबशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आप लोग क्या बोलोगे कि कंबशन स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी सिस्टम से ज़्यादा होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि सिस्टम की एंट्रोपी सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो ओवरऑल डेल्टा एस क्या आ गया? पॉजिटिव। ये दोनों अलग अलग तरीके से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इसकी एंट्रोपी नेगेटिव और इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव। अब मुझे
इंट्रोपी क्राइटेरिया में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? क्या प्रॉब्लम है इस क्राइटेरिया में? हमें सराउंडिंग के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन। हाँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि सराउंडिंग ठीक है, कहने में तो सही लग रहा है कि सराउंडिंग की इंक्रीज हो रही है, सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो सराउंडिंग के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि बाहर, घर के बाहर क्या चल रहा है? यू नो और यू डोंट नो? टेल मी। Sir, don't know. डोंट नो। I क्या don't हमें know. सराउंडिंग Sir, don't know. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। हमें सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं पता होती है, ठीक है? सो इसकी लिमिटेशंस क्या है? इस कैटेगरी की लिमिटेशन क्या है कि वी आर अनअवेयर या एक सेकेंड, ये we don't have much knowledge about surrounding, ठीक है? इसलिए हम एक ऐसा क्राइटेरिया चाहते हैं, इसलिए हम एक ऐसा क्राइटेरिया चाहते हैं जिसमें हमें केवल सिस्टम को देख के पता चल जाए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओनली वी वांट टू सी सिस्टम, क्योंकि सराउंडिंग को बार बार देखना, उसकी इंट्रोपी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। समझ रहे बात को बच्चों? इसलिए हम यस सर। ऐसा Yes, स्टेट sir. फंक्शन चाहते हैं जो केवल सिस्टम को देखकर बता सके Yes. कि इंट्रोपी चेंज, सॉरी, सिस्टम को देख के बता सके कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखो, उसके लिए क्या करेंगे? थोड़ी देर पहले आपने लिखा था डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग, सॉरी, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है? अब मुझे बताओ, आपने लिखा इंट्रोपी चेंज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखा, क्यू रिवर्सिव अपॉन टी लिखा, या क्यू अपॉन टी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, डेल्टा एच अपॉन टी? हीट रिलीज या एब्जॉर्ब कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच नहीं होता क्या? इंथैल्पी क्या होती है? टोटल हीट चेंज ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यस या नो? यस सर। Yes, sir. यस। तो वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है? एंड एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर मुझे डेल्टा एस सिस्टम लिखना होगा, सो डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाई टी, डेल्टा एस सराउंडिंग लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी, ठीक है? ऐसे Yes, लिख सकता हूँ sir. कि मैं? बताओ पहले, सही है ना एकदम? Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ, टोटल हीट ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट और नॉट? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी
ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब बताओ, अगर मुझे डेल्टा एस सराउंडिंग को सिस्टम में लिखना हो तो आपको पता है टोटल हीट ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब डेल्टा एस सिस्टम की हीट प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग की हीट, टोटल क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है, जीरो। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम, और इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाई टी। इसका मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ऊपर लिखा है टोटल हीट ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, सिस्टम ने ली या सिस्टम ने हीट दी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, सिस्टम और सराउंडिंग बीच में यही तो है। तो जितनी सिस्टम देगा सराउंडिंग उतनी एक्सेप्ट करेगा, टोटल हीट कांस्टेंट है यानी जीरो है। ओके, सो इन दोनों चीज़ों को, अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस माई सिस्टम को मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो क्या बना, डेल्टा एस सिस्टम को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ये क्या है, माइनस डेल्टा एच सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा सिस्टम अपॉन टी, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके, इसे टी क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, टी कॉमन ले लिया मैंने तो बन गया टी डेल्टा एस टी इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, टी डेल्टा एस टी इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। पता है इसको क्या बोलते हैं, माइनस टी डेल्टा एस टी को इसे बोलते हैं डेल्टा जी, इसे बोलते हैं डेल्टा जी, इक्वल टू आ गया डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। अब हम न्यू स्टेट फंक्शन डेल्टा जी से बताएंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। सो वी गेट न्यू स्टेट फंक्शन। सर यहाँ पे जो ये टी लिखा है ये मतलब टोटल एनर्जी, जो टी इंटू डेल्टा एस टोटल। कहाँ पे, सर ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ये टी, ये टी, ये टी, नहीं ये टी टेम्परेचर है। ठीक सर। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यूनिवर्स, है ना, तो आपको कन्फ्यूजन हट जाएगा। यूनिवर्स मतलब टोटल, दैट इज यूनिवर्स। सर ये माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया लास्ट में? क्योंकि ये डेल्टा जी यही होता है बेटा, अभी मैं स्पेल करूँगा एक चीज़ क्या है, लेकिन अभी डेल्टा जी इसकी जगह हमने पुट किया है, दैट इज टोटल डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला ये होता है माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, और डेल्टा जी क्या है तब इस चीज़ को समझ जाओगे आप, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अब मुझे बताओ कि इससे हमारा क्राइटेरिया क्या निकल के आना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया को मिला दो, यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया को मिला दो। जब दोनों क्राइटेरिया को मिलाओगे, बताओ इस पहला क्राइटेरिया क्या था, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या बताया था पहले क्राइटेरिया में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेगेटिव। हाँ, डेल्टा एच निगेटिव पहला क्राइटेरिया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्राइटेरिया, और दूसरे क्राइटेरिया में डेल्टा एच क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव।
पॉजिटिव। हाँ, इंथैल्पी चेंज नेगेटिव, हाँ पहले कैटेगरी में बताया गया था कि इंथैल्पी चेंज नेगेटिव वाले प्रोसेस जो होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं, और दूसरे कैटेगरी में हमने ये देखा कि इंट्रोपी चेंज जो पॉजिटिव जिसका होता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, अगर इन दोनों कैटेगरी को यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो डेल्टा जी क्या आना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे इंथैल्पी नेगेटिव रख दूँ, इंट्रोपी पॉजिटिव रख दूँ, तो डेल्टा जी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। तो फिर डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो क्या आएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी अगर जीरो आ जाता है तो क्या होता है? नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा।